नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है एक और अमेजिंग क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अमेजिंग रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट क्लास। और यू वोंट बिलीव व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी मैं फर्स्ट क्लास के अंदर हूँ एंड आई मतलब अभी इट्स अबाउट टू मतलब ऐसा हो रहा है कि इधर इस क्लास का चैटिंग देखते देखते आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अनदर क्लास जो आप देख रहे हो अभी। So thank you so much for so much love and attention for those classes and I'm very sure मुझे पता था ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है और ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही है। थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू द रिवीजन। हम लोगों ने यूनिट 2 तक कर लिया था, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 3 एंड 4। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदिश जोशी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पूरे बाहुबली परिवार की तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं आपका इस रिवीजन क्लास में। दिव्यांशा की मदद से हमने ट्रैकर बनाया हुआ है, प्लीज़ इस ट्रैकर को रेफर करिए अगर आप कोई भी क्लासेस देखना चाहते हो तो। और हम लोगों ने 2 बैचेस अभी लाइव चल रहे हैं, एक्चुअली 2 नहीं 3 बैचेस लाइव चल रहे हैं अनअकैडमी में बाहुबली परिवार के। एक है मिशन सक्सेस बैच जिसमें मैं आता हूँ एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2:30 to 4। बाकी सारे एजुकेटर्स के टाइम आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके अलावा लक्ष्य बैच, अब लक्ष्य बैच में 1.0 और 2.0 ऐसे 2 वर्जन्स चल रहे हैं। ये है टाइम टेबल 1.0 का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसे फॉलो कर लेना। और ये है टाइम टेबल 2.0 का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी फॉलो कर लेना। तो मतलब आप अपने हिसाब से पूरे ऑप्शंस आपके पास है, आप जैसे चाहे वैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं लक्ष्य 2.0 में आता हूँ एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 to 5 PM। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो या आगे आने वाली प्लस क्लास जिसकी आरटीपी और एमटीपी और पीवाईक्यू क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको प्लस लेना होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो उसके अंदर पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके ज़्यादा की ज़्यादा प्लान है 3/6/24 मंथ और यहाँ पर प्लान है 6/24 मंथ, दोनों जगह। ऑफकोर्स सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। So without any further ado, let me bring you to यूनिट नंबर 3। तो यहाँ से हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा। कहाँ है ये? यहाँ से। ओके, सो यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में। हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कि कैसे ओनरशिप पास ऑन होती है, डिलीवरी कैसे हो सकती है और रिस्क कब पास ऑन होती है। तो एज अ जनरल रूल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइम ऑफ delivering or time of transfer of ownership is extremely essential because when the ownership passes on to the buyer, risk also passes on to the buyer। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ओनरशिप पास ऑन होने का। इसके लिए कुछ रूल्स बना के हमने रखा हुआ है। एज पर दिस रूल्स, लॉ कहता है दैट द रिस्क ऑफ द गुड्स विल दैट बी ऑफ द सेलर टिल द टाइम द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर द रिस्क इज दैट ऑफ द बायर। बात करते हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग की। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अलग अलग गुड्स के केस में अलग अलग टाइम पे होती है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन हो सकता है अनअसर्टेन गुड्स हो सकता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस हो, या रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के केस में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के बारे में। सेक्शन 19 बड़ा सिंपल सेक्शन है, कहता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करो व्हेन विल द ओनरशिप पास ऑन फ्रॉम सेलर टू बायर। और आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड किया है वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के और आपके बीच के कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को ध्यान में रखते हुए, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को ध्यान में रखते हुए हम अज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, या अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 24 तक के जो रूल्स है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो हम आप पे एप्लीकेबल कर देंगे। सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। So whenever the goods are specific, for example ये मोबाइल, this is specific goods in deliverable state, मतलब the buyer can come right now and he can take the delivery of the goods। 100% रेडी है, फॉर्मेट करके डब्बे में डाल के सब करके रेडी है। तो whenever you are contracting for the sale of specific goods in deliverable state, ownership passes on to the buyer immediately, यानी कि immediately वो goods buyer के हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मतलब ये मोबाइल है लेकिन अभी तक मैंने इसको फॉर्मेट नहीं किया, मेरा सिम कार्ड नहीं निकाला, मेरा मेमोरी कार्ड नहीं निकाला है, मेरी डिटेल्स इसमें है, मेरे फोटोज, म्यूजिक, लाइब्रेरी सब इसमें है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टिल से दैट इट इज अ स्पेसिफिक गुड, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट येट इन डिलीवरेबल स्टेट। ओनरशिप विल पास ऑन टू द बायर व्हेन द सेलर पुट्स द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द सेम हैज बीन इन्फॉर्म टू द बायर। जैसे ही बायर को आप इन्फॉर्म कर दोगे इमीडिएटली ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द बायर। So put the goods in deliverable state and then the ownership will pass on to the buyer।
बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर हैज टू असर्टेन समथिंग टू जज द प्राइस। तो आप जब सब्जी लेने जाते हो गुड स्पेसिफिक होते हैं, आपके सामने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको गिनना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अगर आप रस्सी या पाइप खरीदने जाते हो तो उसको मेजर करना पड़ता है, कपड़े खरीदने जाते हो उसको मेजर करना पड़ता है, उसका लेंथ देखना पड़ता है। अगर मैं आपसे कारपेट खरीदने आऊंगा तो आप पहले देखेंगे कारपेट बिछाकर कितने कारपेट लगने वाले, उसके बाद उसका रेट निकलेगा। तो कभी कभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होता है लेकिन सेलर को कुछ कैलकुलेट करना होता है जिससे कि वो उसके रेट बता पाए। तो ऐसे केसेस में जब तक वॉट एवर सेलर हैड टू डू वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता और उसका इंटीमेशन आप बायर को नहीं देते तब तक ओनरशिप डज नॉट पास ऑन टू द बायर। तो स्पेसिफिक गुड इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स immediately pass on to the buyer at the time the contract is made. Specific goods to be put in deliverable state, when the goods are put in deliverable state and is informed, notice is given to the buyer, the ownership will pass on to the buyer. And last case, specific goods deliverable state, when seller has to do something to ascertain the price, till the time seller does what he is supposed to do and informs the buyer about the same, ownership does not pass on to the buyer. एक बार उसने वेट कर लिया या गिन लिया और उसके बाद उसका नोटिस दे दिया, देन द ओनरशिप विल पास ऑन टू द बायर। तो एक बात हमें यहां पे समझ में आ गई कि गुड्स असर्टन होना जरूरी है, यानी कि अनअसर्टन गुड्स में ओनरशिप पास ऑन नहीं हो सकती। तो अगर आप अनअसर्टन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो पहले आपको अनअसर्टन गुड्स को असर्टन करना होगा और उसके बाद ओनरशिप पास ऑन होगी। तब ये अनअसर्टन गुड्स को असर्टन कैसे करें? तो उसके लिए दो केसेस यहां पर है। एक तो सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि असर्टन अनअसर्टन इसका मतलब आपने डिस्क्रिप्शन से बेचा है, और अगर डिलीवरी करते हो आप किसी कैरियर को, थर्ड पार्टी को, तो उस केस में ओनरशिप का पास ऑन होगी। ये दोनों चीजें हम इसमें रिवाइज करते हैं। एज अ जनरल लॉ, अनअसर्टन गुड्स और फ्यूचर गुड्स विच आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द प्रॉपर्टी इन देम डज नॉट पासेज ऑन टू द बायर till the time such goods are unconditionally appropriated to the contract. वो अप्रोप्रिएशन चाहे सेलर करे विद द असेंट ऑफ बायर या बायर करे विद द असेंट ऑफ सेलर, एसेंट चाहे एक्सप्रेस हो, इंप्लाइड हो, एसेंट चाहे बिफोर मिली हो अप्रोप्रिएशन के या आफ्टर मिली हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द गुड्स शुड बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट नहीं किए जाएंगे तब तक ओनरशिप विल नॉट पास ऑन टू द बायर। फिर बात करते हैं सर व्हाट इफ द गुड्स आर सेंट टू द कैरियर। अगर आप गुड्स कैरियर को या बेली को या थर्ड पार्टी को दे रहे हो तो भी डिलीवरिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन इट टू द बायर, तो द ओनरशिप विल पास ऑन टू द बायर ओनली इफ द गुड्स आर गिवन टू द थर्ड पार्टी विदाउट रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल टू द गुड्स। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि आपने कोई कंडीशन डाल रखी है ऑन डिलीवरी पर्सन और आपने डिलीवरी पर्सन को बोला है कि तू ये कंडीशन फुलफिल कर, तभी तू ये, मतलब सेलर बायर अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है देन एंड ओनली देन डिलीवर द गुड्स, अदरवाइज डोंट। फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी, साइनिंग ऑफ चेक, साइनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो अगर ऐसी कोई अगर कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन के केस में मैं कहूंगा दैट सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि सेलर जब चाहे गुड्स वापस ला सकता है और अभी भी सेलर के कंट्रोल में गुड्स है। अगर सेलर के कंट्रोल में गुड्स है मतलब आपने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट नहीं किए, और अगर आपने अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट नहीं किए इसका मतलब ओनरशिप पास ऑन नहीं होगी, बिकॉज द बेसिक रूल इज इन द केस ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ओनरशिप विल पास ऑन टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड आइदर बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कंसेंट कैन बी बिफोर अप्रोप्रिएशन और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। तो राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, अगर सेलर विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल टू द गुड्स, अगर गुड्स किसी कैरियर को, ट्रक वाले को, थर्ड पार्टी को देता है, बोलता है जा बायर के पहुंचा दे, तो जैसे ही आपने वो डिलीवरी के लिए गुड्स थर्ड पार्टी को दिए सेलर के पास से प्रॉपर्टी निकल गई और बायर की हो गई। नाउ बायर विल बी टर्म्ड एज द ओनर। तो सर अनअसर्टेन गुड्स जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक वो अप्रोप्रिएट नहीं होते, यानी कि असर्टन नहीं होते। ओके, तो व्हाट आर द एसेंशियल्स? अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, तो गुड्स शुड कंफर्म विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी दैट इज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, goods must be in deliverable state and the goods must have been unconditionally appropriated to the contract either by seller or by the buyer. Appropriation can be made by seller with the assent of buyer or buyer with the assent of seller. It can be express or implied. It can be before appropriation or after appropriation. It does not matter. Sir, what if the goods are sent on return or approval basis? So goods on sale
अप्रूवल बेसिस, गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, यानी गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस, इसमें क्या होता है, सेल और रिटर्न का कंसेप्ट ये है कि अगर आप, जब आप नया कुछ गुड्स या कोई अगर ऐसा गुड्स है जो यूजुअली जल्दी लोग ले रहे नहीं है, तो आप क्या करते हो, बहुत सी बार आप बायर को गुड्स देते हो और कहते हो कि भाई तू पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास कर, सीधी बात, टू यूज स्टार्ट यूजिंग माई गुड्स, इफ यू लव देम देन परचेज इट, अदरवाइज गिव इट बैक टू मी। तो एक ट्रायल पीरियड की तरह आप उनको देते हो, अगर वो ट्रायल पीरियड में उन्हें गुड्स पसंद आ गए तो वो रख लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो व्हेन विल ओनरशिप पास ऑन टू द बायर इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस? तो सर बहुत सारे इसमें कंडीशन है। पहला कंडीशन, सिंपल कंडीशन, अगर बायर खुद आपको फोन करके या लेटर से अप्रूव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है सेलर को कि सर आई एम अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, आई एम बाइंग द गुड्स, द मोमेंट बायर ये आपको बोल देता है, ओनरशिप पास ऑन टू द बायर। या अगर आपने गुड्स उसको कुछ 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए दिए थे, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए गुड्स दिए थे, वो बंदे ने उस टाइम के अंदर गुड्स रिटर्न नहीं किए, ना ही गुड्स रिजेक्ट किए, तो वो गुड्स वापस भी नहीं दे रहा है, गुड्स रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। बट सर व्हाट इफ हमने कोई इनडेफिनेट पीरियड के लिए दिया था, ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं था, तो वेट टिल रीजनेबल टाइम, अगर रीजनेबल टाइम के अंदर उसने गुड्स रिजेक्ट या रिटर्न कर दिए तो ओके, अदरवाइज अज्यूम दैट ही हैज परचेज द गुड्स। सर कभी कभी तो अनपेड सेलर कुछ ऐसा कर देता है जो आपके ओनरशिप राइट्स के खिलाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनपेड क्या होता है, सॉरी, कभी कभी बायर ऐसा कुछ कर देता है जो आपके सेलर के ओनरशिप राइट्स के खिलाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गुड्स यूज करने के लिए दिया, आपने उसको आगे बेच दिया, प्लेज कर दिया। यार ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आई विल अज्यूम दैट यू वांट टू परचेज द गुड्स। सो हियर by selling or pledging the goods you have indirectly accepted the goods. So by selling or pledging the goods it will be implied acceptance to my contract and I will assume that you have purchased the goods and ownership will pass on to the buyer. तो इन 3 केसेस में ओनरशिप पास ऑन होती है। तो याद रखिएगा यहां पर सेल और रिटर्न बेसिस में बहुत सिंपल है, आपको अपना इंटेंशन आइदर बताना है, या अगर आप रिक्वायर्ड टाइम में रिटर्न नहीं कर पाए या आपने कुछ इनकंसिस्टेंट किया तो हम इमेजिन कर लेंगे कि आपने गुड्स परचेस कर लिया। बात करते हैं कैश और ओनली और रिटर्न बेसिस। यहां पे इट इज अ पार्ट टाइप ऑफ सेल और रिटर्न, बट यहां पे कैश ओनली और रिटर्न है, मतलब कि टिल द टाइम द कैश इज पेड फॉर गुड्स की ओनरशिप पास ऑन नहीं होती। आप फोन पे हाँ बोल दो, आप गुड्स को रिटेन कर लो, रिटर्न मत करो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल डू, आप फर्दर सेल और प्लेज भी करोगे ना अगर, तो भी इट विल नॉट रिजल्ट इनटू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टिल द टाइम द सेलर गेट्स द पेमेंट फॉर द गुड्स। तो ये अगर आपने गुड्स कैश और रिटर्न बेसिस पे दिया है तो ये पहले के जो मैंने 3 पॉइंट बताए वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होते, यहां पे केवल एक पॉइंट एप्लीकेबल होता है कि भाई जूते दो पैसे लो, मतलब पैसे दो जूते लो, till the time you make the payment ownership will not pass on to you. Sir, what if he accepts over call but does not pay? Seller will come and take his goods back. Sir, what if he does not return the goods? What if he retains the goods for a longer period? Seller will come and take his goods back. सर व्हाट इफ हमने कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं दिया था बट रीजनेबल टाइम हो गया है, वो रिटर्न भी नहीं कर रहा है और वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, सेलर विल गो एंड टेक द गुड्स बैक। सर व्हाट इफ द बायर हैज सोल्ड द गुड्स टू एनी थर्ड पार्टी और प्लेज्ड द गुड्स विद थर्ड पार्टी, सच सब्सिक्वेंट सेल एंड प्लेज विल बी वॉइड, सेलर विल गो एंड ही विल कलेक्ट हिज गुड्स बैक फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी। यहां पे सेलर विल गेट जस्ट इन रेम राइट बिकॉज इट वॉज कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। There is only one way in which the ownership will pass on from seller to buyer and that way is payment of cash. अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया तो अब आपकी ओनरशिप हो गई, अब आपको जो करना है करो। जब तक आप कैश पे नहीं करोगे, आपने अगर आगे किसी को सेल या प्लेज भी कर दिया होगा तो वो सेल और प्लेज इनवैलिड रहेगा, सेलर जाएगा और अपने गुड्स लेकर आ जाएगा। Are you getting the point? So that is a difference. याद रखना सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एंड ओनली कैश बेसिस में डिफरेंस है। सर ये जो आप राइट ऑफ डिस्पोजल की बात कर रहे थे, ये राइट ऑफ डिस्पोजल कैसे रिजर्व होता है? तो राइट ऑफ डिस्पोजल हम लोग अज्यूम करते हैं कुछ केसेस में, मैं आपको एनालिसिस से पढ़ाता हूं, बहुत इजी जाएगा। सर वी अज्यूम दैट द सेलर हैज रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल इफ नंबर 1 गुड्स अगर रेलवे, शिप या किसी भी कैरेज से जा रहे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ लाइडिंग, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, whatever is the document of title, अगर वो इन द नेम ऑफ सेलर और ऑर्डर ऑफ द सेलर बने हैं
तो मैं अज्यूम करूंगा दैट प्रीमा फेसी सेलर हैज रिजर्व्ड राइट ऑफ डिस्पोजल। व्हाई? बिकॉज सेलर ने गुड्स दिए थर्ड पार्टी के पास, है ना, सेलर ने गुड्स दिए थर्ड पार्टी के पास, और उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने गुड्स दिए थर्ड पार्टी के पास, और उसके बाद क्या हुआ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, उसके बाद उसने अभी तक क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने ही नाम पे रखे हुए, अपने ही नाम पे रखे हुए, तो इसका मतलब वो अपने कंट्रोल में गुड्स रख रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज। there is some problem. एक सेकेंड ना। एक मिनट, ये प्रीमियर्स में कुछ ना कुछ पंगे हो ही जाते हैं। सो आई एम चेकिंग अबाउट प्रीमियर। तो क्या है, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज आप लोग वो प्रीमियर के लिए वेट कर रहे हो, ऐसी वाली बात हो गई ना। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, दैट इज सर सेलर क्या कर रहा है। सेलर इज डूइंग वन थिंग। वो क्या कर रहा है, सेलर ने बिल ऑफ, जो है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है, यानी कि वो हो सकता है बिल ऑफ लाइडिंग, हो सकता है रेलवे रिसिट हो, उसके साथ एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, कुछ तो एक बनाया और दोनों साथ में भेजा बायर को, और बोला कि यू एक्सेप्ट देम। क्या बोला? यू एक्सेप्ट देम। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डोंट यूज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डोंट टेक द गुड्स। यू कैन ओनली टेक द गुड्स इफ यू प्रॉमिस टू साइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, बिकॉज आपने कंडीशन दी है जो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक ओनरशिप विल नॉट पास ऑन टू द बायर। अब इस केस में भी मैं अज्यूम करूंगा दैट आपने राइट ऑफ डिस्पोजल आपके पास है, यानी कि ओनरशिप हैज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर। सर व्हाट इफ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज वो फाड़ के फेंक दे, और व्हाट इफ ही यूजेस योर गुड्स, आपके गुड्स लेकर वो चला गया, तो चोरी कही जाएगी बेटा, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन में चोरी कही जाएगी, और आप लीगल केस उसके ऊपर ले सकते हैं इंडियन पिनल कोड। याद रखना, एज अ कॉमन रूल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, unless otherwise agreed, good remains at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether the delivery has been made or not. तो फिजिकली गुड्स किसके पास है, इट इज इमटेरियल एज लॉन्ग एज हम लोग क्या देखेंगे, ओनरशिप किसके पास है। लेकिन अगर डिले इन डिलीवरी हो रहा है बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ सेलर और बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ बायर, तो पार्टी हु इज एट फॉल्ट विल बी लायबल टू पे डैमेज टू द पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है, एंड हुएवर होल्ड्स द गुड्स, हुएवर होल्ड्स द गुड्स विल बी चार्ज विद द लाइबिलिटी ऑफ बेली। मतलब मानता हूं मैं कि गुड्स उसको लेके जाने चाहिए, तो वो लेकर नहीं जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो गुड्स बाहर फेंक देंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बेली उन गुड्स का, अपने अपने गुड्स की तरह ख्याल रखने का। तो जितना बन सके उन गुड्स का ख्याल रखो, एंड आप चाहे तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप उससे पेमेंट ले लो कि भाई तेरे गुड्स का मैंने ख्याल रखा, उसके चार्ज दे, लेकिन आप गुड्स को उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते बिकॉज यू आर चार्जेबल एज अ बेली। तो एक सेकेंड ना भाई,
फिर आती है तो रिस्क प्रीमा फेसी पासेस ऑन विद द प्रॉपर्टी, जहां मां जाएगी वहां बच्चा जाएगा. तो एज ए जनरल रूल, unless otherwise agreed, goods remain at the risk of the seller until the property is transferred to the buyer. But when the property transferred to the buyer, the goods are at the buyer's side, whether the delivery is made or not. इसको बोलते हैं risk follows ownership. Whoever is the owner bears the risk. So whoever is the owner will bear the cost. मैं आपको बताया था कि say for example specific good है deliverable state में, ओनरशिप इमीडिएटली पास ऑन हो जाती है. अगर डिलीवरी के वक्त गुड्स को कुछ हो जाता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन अगर ये स्पेसिफिक गुड्स नहीं है या डिलीवरेबल स्टेटमेंट नहीं है या अभी भी सेलर के पास ही ओनरशिप है और अगर डिलीवरी में गुड्स खराब हो जाते हैं तो रिस्क विल दैट बी ऑफ सेलर, बायर इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा. तो होता है ना कि अमेजॉन में भी आप जब परचेस करते हो, अगर अमेजॉन के किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए तो जो बायर होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती. वाई? बिकॉज गुड्स असर्टन ही नहीं होते. गुड्स असर्टन होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. एक बार वो आपके हाथ में गुड्स रख के जाते हैं और फिर अगर गुड्स को कुछ होता है देन बायर इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो असर्टन हो चुके हैं, अप्रोप्रिएट हो चुके हैं और आपको इंटीमेट भी किया जा चुका है दैट द गुड्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड. हाउएवर देयर आर टू एक्सेप्शंस. मैंने आपको बताया कि सर अगर कोई फॉल्ट हो रहा है सेलर और बायर की तरफ से तो जो पार्टी फॉल्ट कर रही है वो दूसरे को डैमेज देगी, और जिसके पास भी गुड्स है भले उसकी ओनरशिप हो या ना हो, आप एज अ बेली हो जाते हो और गुड्स का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है. तो अगर आप मतलब केयरलेसनेस से गुड्स को नुकसान पहुंचाओगे या नुकसान होने दोगे तो आपको उसका प्राइस भरना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क. सर कैन अ नॉन ओनर ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स? इसके लिए मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं सेक्शन 27 पे, जो बात करता है क्या, सेल बाय नॉन ओनर. नेमो दैट क्वाड नॉन एबेट, दैट इज क्या, अ पर्सन, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. So as a general rule, only the person who owns the goods can sell the goods. However, this rule is not absolute and there are certain exceptions. Let's take a look at the exceptions of the law of nemo dat quod non habet. Sir, if there is a sale by mercantile agent. एक मिनट, अभी भी नहीं हुआ है. मैं ये एक साथ पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड. सो सॉरी. So there are certain exceptions to the rule. Number one, sell by mercantile agent. Sir, if you have appointed a agent to sell goods on your behalf and he gets the possession of the goods or document to the title to the goods in normal circumstances, and the sale was made in the ordinary course of his business as a mercantile agent and the buyer had good faith on the person, that agent, then in such cases agent can transfer a valid title to the buyer. भले गुड्स आपके है, खरीद बायर रहा है, बट सेल एजेंट कर रहा है, सो दैट विल 100% बी वैलिड. तो मर्केंटाइल एजेंट्स आर एजेंट्स हु आर वर्किंग फॉर योर गुड्स. सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स. सर कभी कभी क्या होता है, एक गुड्स के बहुत सारे ओनर्स होते हैं और सब लोग मिलके गुड्स किसी एक के पास रख देते हैं. तो whoever is that person who holds the goods, so that person can transfer valid property to another buyer. What will happen, he will have to pay the price to other joint owners, but the buyer will get a good title to the goods because buyer has acted in good faith. वो कई साल से देख रहा है कि आपके घर पे गुड्स है, तो उसको क्या मालूम ना वो गुड्स आपके है या आपके भाइयों का भी उसमें जॉइंट ओनरशिप है. करेक्ट. देन सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको बताया था बंदूक दिखाने वाला, बंदूक दिखा के आपने गोल्ड की चेन ले ली और तुरंत बाहर जाकर किसी और को बेच दिया. सो इवन बिफोर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड, यू सोल्ड दिस टू फर्दर पर्सन. It was held that the such further sale is 100% valid because a voidable contract remains valid until rescinded.
So sell by a person in possession under voidable contract. So a voidable contract remains valid until rescinded. फिर आती है बात, सर सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स. याद है पबजी वाला एग्जांपल. अब आप परचेस करने का किराना दुकान में और आपने परचेस किया, उसने काउंटर पे गुड्स रखा, आप बिना गुड्स लिए घर चले गए और सेम गुड्स कोई और परचेस करने आया था, तो किराना दुकान वाले ने आपके गुड्स उसको दे दिए. सो क्या ये नए बायर को वैलिड टाइटल पास ऑन होता है? आंसर इज यस, वैलिड टाइटल पास ऑन टू सच न्यू बायर. ओके, वैलिड टाइटल विल पास ऑन टू द न्यू बायर बिकॉज ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ. उसको क्या मालूम कि वो किसी और के लिए पैक करके रखे है ना. देन सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम. सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस में ऐसा होता है कि आपको पोजीशन ऑफ द गुड्स पहले आ जाता है, ओनरशिप नहीं आती. ओनरशिप बाद में आती है व्हेन यू एक्सेप्ट द गुड्स और व्हेन यू डोंट रिटर्न द गुड्स इन टाइम और व्हेन यू सेल और फर्दर प्लेज द गुड्स. तो यहां पर ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होगी जब आप अकॉर्डिंगली एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर बायर कंसेंट दे रहा है, इन दोस केसेस इट विल हैपन. ओके, फिर बात करते हैं. याद रखना, हायर परचेस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता. हायर परचेस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता. हायर परचेस के केस में आपके पास सिर्फ हायर राइट्स है, सेलिंग राइट्स नहीं है. तो हायर राइट्स है तो आप हायर राइट्स यू कैन नॉट पास ऑन टू अदर पर्सन. ओके, फिर एस्टोपल. सर इफ यू हैव स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम यू हैव स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम डिनाइंग द authority in the for the sale, then now in this case you cannot in any case cancel the contract. में एक मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. मैं कंटिन्यूसली बच्चे वहां वेट कर रहे हैं यूट्यूब पे, समाउ वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट मैं आपको एक और बार बताता हूँ इफेक्ट ऑफ एस्टोपल. नाउ से फॉर एग्जांपल 3 दोस्त खड़े हैं, ए बी और सी. मिस्टर ए मिस्टर सी को बोलता है कि देख मैंने नई गाड़ी खरीदी. गाड़ी मिस्टर बी की है. मिस्टर ए मिस्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी उसकी है. सी ने बोला अरे वाह बेच रहा है क्या, और ऐसी मस्ती मजाक में ए ने बी की गाड़ी सी को बेच दी एंड सी परचेज्ड इन गुड फेथ. लेटर ऑन जब गाड़ी डिलीवरी की बात आई तो बी बोलता है अरे पागल हो गए तुम लोग, मेरी गाड़ी है, ए कैसे बेच सकता है. तो सी ने बोला तेरे सामने लास्ट 1 घंटे से ए मुझे गाड़ी के लिए कन्विंस कर रहा है, तेरे सामने मैंने उसको गूगल पे किया, तेरे सामने सब बातें हुई और अब तू मना कर रहा है. सो अभी तक तू चुप था ना, अभी भी तू चुप रहे. Even if you are an owner, now you have stopped yourself from denying this transaction because the entire transaction has happened right in front of you. So Mr. C will actually be allowed to buy the car and Mr. B will have to recover the price from Mr. A because उनके सामने पूरा transaction हुआ है. Then sell by unpaid seller, तो मैंने आपको पढ़ा है unpaid seller को section 54 में right of resale है, तो आप resale कर सकते हो. No need to wait for the original buyer provided आप वो rules follow करना मत भूलना, perishable goods, non perishable goods. सर अदर प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी दे कैन ट्रांसफर वैलिड टाइटल. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड एक पर्टिकुलर केस के बाद दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर वैलिड टाइटल. पॉनी इन केस ऑफ बेलमेंट कैन ऑल्सो ट्रांसफर वैलिड टाइटल. तो इस केस में याद रखना प्लेज अगर हो रहा है ना, मॉर्गेज हो रहा है, प्लेज हो रहा है, तो पॉनी भी ही कैन ट्रांसफर गुड्स टू एनी अदर पार्टी एंड रिकवर हिज मनी. तो ये आपको 8 के 8 केसेस लर्न करने, बिकॉज दिस क्वेश्चन नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट एंड इट्स एक्सेप्शंस आर आस्क्ड सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू प्लीज कीप दैट इन माइंड. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूरे 8 पॉइंट आपको लर्न करने. फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन. अब वो चाहे डायरेक्ट एक्चुअल डिलीवरी हो, सिंबॉलिक हो या कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो. अनफेयर मीन से अगर आप गुड्स ऑब्टेन करेंगे तो वो उसको हम डिलीवरी नहीं मानेंगे. सर सेलर का ड्यूटी होता है गुड्स डिलीवर करना, बायर का ड्यूटी होता है गुड्स एक्सेप्ट करना. पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशन है. सेलर विल बी विलिंग टू डिलीवर इफ द बायर इज विलिंग टू पे द प्राइस. ये कॉन्करेंट कंडीशन एंड वाइस वर्सा. बायर विल बी एबल टू पे ओनली इफ सेलर डिलीवर्स द गुड्स. तो रिगार्डिंग डिलीवरी देर आर सर्टन गुड्स, जैसे पार्ट डिलीवरी कैसे मैनेज करे, क्या बायर को अप्लाई करना होता है, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ डिलीवरी. गुड्स अगर थर्ड पार्टी की पोजीशन में तो क्या, हु शुड बियर द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट.
रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो रही तो क्या, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का कैसे मैनेज करते हैं, वॉरफिंगर और कैरियर को डिलीवरी देते तो कैसे होता है, डिटोरिएशन हो गया तो क्या होगा, और बायर को राइट मिलता है क्या टू एग्जामिन द गुड्स। सर डिलीवरी ऑफ द गुड्स कैन बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है डूइंग एनीथिंग दैट हैज अ इफेक्ट ऑफ पुटिंग ट्रांसफरिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, इसे कहते हैं डिलीवरी। फिजिकली गुड्स को मूव होने की जरूरत नहीं होती डिलीवरी के लिए, एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकली गुड्स मूव होते हैं। ठीक है, मैंने अपना फोन आपको हाथ से दिया तो गुड्स मूव हुए। सिंबॉलिक डिलीवरी में शायद गुड्स मूव ना हो लेकिन उसकी चाबी मूव हो रही है, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मूव हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो गुड्स बिल्कुल ही मूव नहीं होते, एक ही जगह पे बैठे रहते लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, द इफेक्ट शुड बी दैट द ओनरशिप और पोजीशन ऑफ द गुड्स शुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, इसे कहेंगे डिलीवरी। What will be the effect of part delivery? Sir, part delivery in progress of full delivery will be, for the purpose of this contract, will be assumed to be the delivery of the whole. लेकिन अगर आपने अलग अलग पार्ट डिलीवरीज को इस तरह से किया है एज इफ यू वांट, योर इंटेंशन वाज टू शो दैट एवरी पार्ट डिलीवरी इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस पार्ट डिलीवरी विल नॉट बी अज्यूम टू बी होल। तो ये आपको देखना है। सर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, apart from express contract, seller of the goods is not bound to deliver until buyer is ready for the delivery. Amazon आपको बोल देता है कि भाई ये डेट पे मैं डिलीवरी देने तैयार हूं, आप लोगों को चलेगा क्या तो बोलो, अदरवाइज आप यू स्केड्यूल द डेट, वी विल ओनली डिलीवर इफ यू आर रेडी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट। अगर आप वहां पे नहीं हो तो फिर मैं डिलीवर क्यों करूं। What should be the place of delivery? हाँ, now place of delivery will actually be dependent upon the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है पार्टीज ने कि ये प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। व्हाट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट एज टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी? सो गुड्स आर ऑलवेज एग्रीड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, बट इफ द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस देन द गुड्स विल बी एग्रीड टू बी सेल एट द प्लेस वेयर दे विल बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। तो अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में है तो जहां पर गुड्स है दैट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी, आप आओ और लेकर जाओ। अगर गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं है, फ्यूचर में बनने वाले हैं, तो जहां पर बनेंगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी अनटिल एंड अनलेस यू एग्री समथिंग एल्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड सर व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ डिलीवरी? टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम। सर व्हाट इफ द गुड्स आर इन डिलीवरी ऑफ थर्ड पार्टी, इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी? द थर्ड पार्टी विल कॉन्ट्रैक्ट द बायर एंड से कि सर आपके जो गुड्स है वो मेरे पास रखे हुए, आई एक्नॉलेज दैट आई एम होल्डिंग दिस गुड्स नाउ ऑन फॉर यू, and that will have an effect of putting the goods into the hands of buyer. Sir, what should be the time for tender of delivery? During business hours only or during reasonable hours in a day you can deliver the goods. What are reasonable hours will depend upon the facts and circumstances of each case. Who will bear the cost of putting the goods in a deliverable state? Seller will be the one to bear the cost until unless something given in the contract. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है बायर रिस्पॉन्सिबल तो बायर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है देन सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सर व्हाट इफ वी सेंड रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ द गुड्स? अब देखो अगर आपने कम भेज दिया तो आई हैव टू ऑप्शन, आइदर मैं कम एक्सेप्ट करूंगा और बैलेंस के लिए आपसे डैमेज क्लेम करूंगा, या मैं टोटल रिजेक्ट कर दूंगा। अगर आपने मुझे ज्यादा भेज दिया है तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक तो मैं ज्यादा एक्सेप्ट कर लूंगा और एक्स्ट्रा जो मैंने एक्सेप्ट किया उसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से पेमेंट करना होगा, या मैं जितना कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना एक्सेप्ट करूंगा, बैलेंस रिटर्न कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, या मैं टोटल रिजेक्ट कर दूंगा। तीनों ऑप्शन मेरे पास है। क्वालिटी सेम होनी चाहिए बट क्वांटिटी के केस में मेरे पास ये तीनों ऑप्शन है। अगर आपने मैंने जो क्वालिटी ऑफ गुड्स मंगाया उसमें अगर आपने कोई सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स मिक्स कर दिए, आई हैव अ राइट टू रिजेक्ट द होल, आई हैव अ राइट टू रिजेक्ट द होल। Then installment deliveries. No seller can force buyer for installment delivery. Installment delivery तभी हो सकती है जब buyer खुद installment delivery के लिए acceptance दे, otherwise आप नहीं कर सकते। And अगर goods किसी carrier को दिए जा रहे हैं और carrier ने अगर buyer को फोन करके बोल दिया है that I am holding these goods on your behalf, it will have an effect of putting the goods in the hand of the buyer. Sir, what will happen if goods deteriorate due to long distance between seller and buyer? The cost of deterioration will be borne by the buyer, irrespective of ownership and irrespective of risk. Sir, buyer's right to examine the goods. Every buyer in every circumstances has a right to examine that the goods that are being delivered are conform with the quality and quantity in standard
विथ व्हाट दे हैव ऑर्डर्ड. अगर आप उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, ही इज बाउंड टू रिजेक्ट द गुड्स लीगली. तो सर, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट बायर हैज एक्सेप्टेड डिलीवरी? बायर विल आइदर इंटीमेट दैट आई हैव एक्सेप्टेड डिलीवरी, सीधे सीधे बायर आपको इंटीमेट कर देगा दैट आई हैव एक्सेप्टेड द गुड्स. या बायर अगर कुछ इनकंसिस्टेंट कर रहा है विद द ओनरशिप, फॉर एग्जांपल बायर गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे रहा है, यूज करना स्टार्ट कर दे रहा है, इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. या आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम बायर इज नॉट रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग और रिटर्निंग द गुड्स, तो एज्यूम कर लूंगा दैट बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. सर, अगर बायर राइटफुली गुड्स रिजेक्ट कर रहा है, तो हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द गुड्स? सेलर विल बियर द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द गुड्स इफ बायर राइटफुली रिजेक्ट्स द गुड्स. बट अगर बायर रॉन्गफुली रिजेक्ट कर रहा है, देन बायर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉस्ट और डैमेजेस फॉर रिटर्निंग द गुड्स. तो अगर बायर ने जानबूझकर डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की, देन इन दैट केस सेलर विल हैव अ ऑप्शन टू चार्ज द बायर फॉर रीजनेबल केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स. हालांकि सेलर विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द repudiation of contract. Then let's start with the last unit, that is unpaid seller. So what do you mean by unpaid seller? Unpaid seller ये वो आदमी है जिसको whole of the amount that was promised has not been received. आपको 1 रुपया भी अगर नहीं मिला ना, आप अनपेड सेलर बन जाते हो. या अगर आपने पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से लिया और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, तो उस केस में भी आप अनपेड सेलर बन जाते हो. अनपेड सेलर बनते ही आपके पास बहुत सारे राइट आ जाते हैं. सबसे पहला, जैसे कि राइट ऑफ लीन, यानी कि गुड्स को अगर आपके पोजीशन में अगर गुड्स है, आप उसे अपने पास रिटेन करके रख सकते हो. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर आपके गुड्स आपके पास नहीं है, किसी कैरियर के पास है, और ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपको पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो गुड्स आप वापस मंगा सकते हो. या ये दोनों गुड्स जो आप वापस मंगा रहे हो या अपने पास रिटेन कर रहे हो, आप इन गुड्स को जब चाहे रीसेल कर सकते हो टू न्यू बायर. अगर ओनरशिप इन द गुड्स हैज नॉट येट पास्ड ऑन टू द बायर, राइट ऑफ लीन का नाम बदल के मैं राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी कर दूंगा. बाकी सारे राइट सेम रहेंगे. राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी एंड राइट ऑफ लीन आर ऑलमोस्ट सेम. राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी को प्यार से क्वाजी लीन भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइक लीन बट दे आर नॉट लीन, बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर. सो राइट अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड्स भी है, अगेंस्ट द बायर भी है. अगेंस्ट द गुड्स में दो चीजें, व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड ऑन टू द बायर, व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड ऑन टू द बायर. When the property has passed on to the buyer, right of lien, right of stoppage in transit, right of resale. When the property has not passed on to the buyer, right of withholding delivery या quasi lien, right of stoppage in transit and right of resale. सर, ये right of lien कैसे इस्तेमाल करता है? अनपेड सेलर के पास अगर अभी भी गुड्स के पोजीशन है, तो ही विल रिटेन द गुड्स विथ हिमसेल्फ, यानी कि वो गुड्स आपको देगा नहीं जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते. बट दिस राइट कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट, or where the goods are sold on credit but the credit period has expired, or where the buyer becomes insolvent. इन तीनों केसेस में आप राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स. सर, व्हाट इफ आई हैव पार्ट पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड पार्ट गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड? देन पार्ट डिलीवरी विल बी अज्यूम टू बी अ होल्ड. अगर पार्ट डिलीवरी के करते वक्त आपने ऐसा बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू लीन अप्लाई लीन ऑन एनी ऑफ द गुड्स, देन पार्ट डिलीवरी विल बी अज्यूम्ड एज होल. बट अदरवाइज अगर आप पार्ट डिलीवरी को पार्ट ही रख रहे हो, देन द रिमाइंडर पार्ट ऑफ व्हाट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, यू कैन अप्लाई राइट ऑफ लीन ऑन दैट पार्ट. लेकिन अगर आपने पार्ट डिलीवरी करते हो, तुमको ऐसा एहसास दिलाया कि आप राइट ऑफ लीन इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज द वेवर ऑफ राइट ऑफ लीन एंड देन यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज द सेम. हाउ डज राइट ऑफ लीन टर्मिनेट? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, मतलब कि पोजीशन अगर आपके पास से चला गया, गुड्स अगर थर्ड पार्टी या बायर के पास चले गए, आप राइट ऑफ लीन नहीं कर सकते. तो थर्ड पार्टी ने ले लिया या बायर ने गुड्स ले लिया या अगर आपने खुद में वेवर दे दिया, इन तीनों केसेस में आप राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट और व्हेन द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड और वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. ठीक है. फिर बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ लीन के बारे में. द राइट ऑफ लीन गेट्स टर्मिनेटेड व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू कैरियर और व्हेन द बायर एक्सेप्ट्स द डिलीवरी और वेयर द सेलर हैज वेव्ड ऑफ. वेव्ड ऑफ में एक और पार्ट आता है एस्ट्रेपल, वो भी इसके अंदर आता है. फिर आती एक एक्सेप्शन देख लेना,
that right of lien does not gets over just because a court order has been received. कोर्ट भी ऑर्डर कर देना दैट अनपेड सेलर हैज राइट टू रिसीव मनी, दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लिन. राइट ऑफ लिन विल बी एज इट इज. सो व्हाट अबाउट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. मैं आपको रूल्स पहले बताता हूँ, फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बताता हूँ. ठीक है, एक मिनट पहले रूल वापस आऊंगा पीछे. सेलर अनपेड होना चाहिए. He must have parted with the possession of the goods. Goods must be in transit and buyer must have become insolvent. ठीक है, तो तब जाके आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हो. अब इसमें बहुत सारी कंसेप्ट आपको समझनी याद दिलाता हूं मैं. जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिट? तो ट्रांजिट शुरू होता है जब आप गुड्स, अनपेड सेलर गुड्स अपने पास से किसी थर्ड पार्टी को दे देता है फॉर डिलीवरिंग इट टू द बायर. ट्रांजिट शुरू हो जाता है. ओके, ट्रांजिट एंड होता है जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले लेता है. अगर बायर ने या कैरियर ने या बेली ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया है तो ट्रांजिट शुरू ही रहता है, ट्रांजिट खत्म नहीं होता. इवन इफ सेलर रिफ्यूजेस टू रिसीव द गुड्स बैक, ट्रांजिट डज नॉट एंड. आप ROSIT कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सर व्हाट इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द शिप चार्टर्ड बाय द बायर? मैं आपसे सवाल पूछूंगा वेदर द शिप owner or captain is acting in his individual capacity as a captain or he is acting like an agent of buyer. अगर वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी एज अ कैप्टन में वो काम कर रहा है, देन ROSIT इज स्टिल गोइंग ऑन, ट्रांजिट इज स्टिल ऑन. बट अगर वो बायर का एजेंट बन के आया है गुड्स लेने, देन द ट्रांजिट डज नॉट इवन स्टार्ट एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ ROSIT बिकॉज एजेंट हैज एक्सेप्टेड डिलीवरी ऑफ द बायर. तो ट्रांजिट डज नॉट स्टार्ट, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड. सर पार्ट डिलीवरी कर दिया तो पार्ट डिलीवरी इज नॉट ट्रीटेड एज होल अनटिल एंड अनलेस पार्ट डिलीवरी करते वक्त आपने अगर वेवर दे दिया है, इंटीमेट कर दिया है बायर को कि भाई हम आपका गुड्स रोकेंगे नहीं, देन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड. आप ROSIT यूज नहीं कर पाओगे. सो ROSIT करना है अगर आपको, तो आप एक काम करो, जिस ट्रक ओनर के पास आपकी गुड्स है उसको कॉल करके गुड्स वापस ले लो. दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास ट्रक ओनर का नंबर नहीं है, आपने किसी का सर्विस लिया है, तो प्रिंसिपल को कॉल करो और बोलो कि अपने ट्रक वाले को बोले कि डिलीवर ना करो. लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को कॉल कर रहे हो तो उसको ऐसा उतना रीजनेबल टाइम देना कि वो अपने आदमियों को फोन करके डिलीवरी रोक सके. अगर वो नहीं रोक पाया इन विद इन रीजनेबल टाइम तो उसमें आपकी गलती रहेगी, उसकी गलती नहीं रहेगी. ठीक है, फिर बात कर आंसर, अगर उसने रोक लिया तो कॉस्ट ऑफ रीडिलीवरी कौन बियर करेगा? कॉस्ट ऑफ रीडिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर इन द फर्स्ट इंस्टेंस. लेटर ऑन वो सेलर और बायर के आपस के कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करता है. अगर बायर ने रॉन्गफुली रिजेक्ट किया होगा या तो वो रिकवर कर सकता है सेलर उससे, या अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया या बीच में देने से मना कर दिया और आपने ROS मतलब से फॉर एग्जांपल राइट ऑफ लीन इस्तेमाल किया है, देन इन दैट केस आप डैमेज यूज कर सकते हो. मीनिंग ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मैंने आपको बता दिया है. फिर यस, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दिया. ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मैंने आपको बता दिया. ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन बायर और बेली ऑब्टेन्स द डिलीवरी. बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स एट स्टेशन. कैरियर एक्नॉलेजेस द बायर दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ. या कैरियर wrongfully refuses to deliver to the goods to the buyer, where the goods are delivered to the ship or ship or any vessel hired by the buyer who is acting like an agent, where part delivery has been made with an intention of doing full delivery, that is आपने waiver दे दिया in short, or if where the goods are delivered by the ship chartered by the buyer. In all these cases the delivery transit will come to an end and you cannot use ROSIT. और ROSIT यूज करने का क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया. एक्चुअल पोजीशन या प्रिंसिपल को इंटीमेट करना. तो राइट ऑफ लीन इज ऑल अबाउट रिटेनिंग पोजीशन, वाइल राइट ऑफ SIT इज रीगेनिंग पोजीशन. राइट ऑफ लीन तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास पोजीशन है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब इस्तेमाल होता है जब पोजीशन आपके पास नहीं है, बायर के पास नहीं है, गुड्स ट्रांजिट में बायर इंसॉल्वेंट होता है. राइट ऑफ लीन में बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है जब राइट ऑफ लीन एंड होता है, और जब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज हो जाता है तो वापस राइट ऑफ लीन इस्तेमाल हो सकता है. उसके बाद आपको मैं बता दूं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर ऑन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सर बाय डिफॉल्ट सबसेल और प्लेज का देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. यानी बायर अगर आपको बिना पूछे सबसेल या प्लेज करता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अभी भी अपना राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ SIT यूज कर सकते हो अगर आप अनपेड सेलर हो तो.
लेकिन अगर उसने आपसे पूछकर आपकी कंसेंट के साथ अगर सब सेलर प्लेज किया है, नाउ बाय वेवर यू कैन नॉट यूज ROL और ROSIT। तो अगर आपसे पूछ के हो रहा है तो आप ROL ROSIT यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल देन ROL ROSIT कम्स टू एन एंड। या अगर आपने गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल द्वारा भेजे है और वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर ने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अप्लाई होंगे एंड द न्यू बायर विल गेट द वैलिड टाइटल टू द गुड्स। नाउ यू कैन नॉट यूज ROL और ROSIT, ठीक है। बट अगर लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल तो आपका ROL ROSIT गया, लेकिन अगर लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो वो प्लेजी से कि भाई अदर असेट्स को पहले इस्तेमाल करो और उसके बाद अगर आपका पैसा रिकवर नहीं होता तो मेरे गुड्स इस्तेमाल करना, बिकॉज ये धोखा जो आपको मिला है वो मुझे भी मिला है। इतना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज? कोई इफेक्ट नहीं है बेटा, ट्रांजैक्शन डज नॉट कम टू एन एंड, इट इज जस्ट दैट मैं गुड्स का डिलीवरी रोक रहा हूं। आपको मैं बोल रहा हूं पेमेंट करो, गुड्स ले जाओ, कोई प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन डज नॉट कम टू एन एंड। फिर आता है राइट ऑफ रीसेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 द सेलर हैज अ अनपेड सेलर हैज अ राइट टू रीसेल द गुड्स बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। तो गुड्स दो तरह के होते हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स के केस में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली राइट ऑफ रीसेल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट रिटेन कर दो, अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस क्लेम करो फ्रॉम द बायर। व्हाट अबाउट पेरिशेबल गुड्स? पेरिशेबल गुड्स में आपको नोटिस देना पड़ता है अबाउट रीसेल। अगर आप नोटिस देंगे और उसके बाद भी अगर आपको आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आप रीसेल कर दो। अगर प्रॉफिट हुआ तो रख लेना, लॉस हुआ तो आप बायर से मांग लेना। लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स का आपने नोटिस नहीं दिया और आपने रीसेल कर दिया, तो whatever is the profit you will have to hand over the profit to the buyer and whatever is the loss you will have to bear the loss yourself। एक और केस है, कभी कभी सेल करते वक्त पहले से ही जो सेलर है वो बता देता है कि मैं राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व कर रहा हूं। इन दैट केस नो मैटर द गुड्स, आप नो मैटर द नेचर ऑफ द गुड्स, आप बिना नोटिस के रीसेल कर सकते हो और लॉस और प्रॉफिट भी, मतलब लॉस हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो, प्रॉफिट हुआ तो आप इंजॉय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारी बातें हो गई, ये भी हो गया। सो याद रखना, अनपेड सेलर जब भी गुड्स बेचता है वैलिड टाइटल पासेस ऑन टू द बायर। मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी रिवाइज करवाया। एक्सप्रेसली रिजर्व राइट भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी अगर पास ऑन नहीं हुई है बायर को तो सारे राइट सेम रहेंगे, बट एक लीन का नाम बदल के कॉजिलिन हो जाएगा, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओके सर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर? तो अगेंस्ट द बायर पर्सनली देयर आर सो मेनी राइट्स, जैसे कि राइट सूट फॉर प्राइस। आप केस फाइल कर सकते हो वेदर द प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर टू द बायर और नॉट। अगर आपके पास यू हैड द राइट ऑफ रिसीविंग मनी, यू कैन फाइल अ केस एंड रिकवर द प्राइस ऑफ द गुड्स, पहला। दूसरा, आप नॉन एक्सेप्टेंस का डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। और तीसरा, आप रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यानी कि रूल ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अप्लाई होगा। और चौथा, आप इंटरेस्ट का डिमांड भी कर सकते हो। इंटरेस्ट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो कोर्ट विल गिव यू अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट अमाउंट कैन बी चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। पूरा इंटरेस्ट आप उसको चार्ज कर सकते हो। चार राइट आपको मिलते हैं अगेंस्ट बायर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर के अगेंस्ट राइट है, सेलर के अगेंस्ट भी बायर के पास कुछ राइट होते हैं। अगर सेलर टाइम पे डिलीवरी नहीं करता या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है या गलत गुड्स बेच देता है तो बायर ऑल्सो हैज सर्टेन राइट्स ऑन द सेलर। वो आपसे नॉन डिलीवरी के डैमेज ले सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए सूट फाइल करवा सकता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच करवा सकता है और सूट फॉर इंटरेस्ट भी फाइल कर सकता है। तो अगर आप बीइंग अ सेलर, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाए गुड्स, बायर विल चार्ज डैमेज फ्रॉम यू। अगर आपने गुड्स उसको डिलीवर नहीं किया और गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो बायर कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया है। अगर सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, वारंटी के केस में, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट आप रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन आस्क फॉर डिमिनिशन इन और एक्सटिंक्शन इन द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, और आप डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ले सकते हो, बट यू कांट रेपुटेट द कॉन्ट्रैक्ट। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अदर केसेस में। अदर केसेस में अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन वगैरह हो गया होगा तो आप रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप वो रेट से इंटरेस्ट मांगेंगे, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो आप कोर्ट से हेल्प मांगेंगे, कोर्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा और वो रेट आप चार्ज कर सकते हैं। ओके फिर आती है बात ऑक्शन सेल की। ऑक्शन सेल मतलब इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली फॉर द प्रॉपर्टी और गुड्स जो हाईएस्ट सेलर को आप बेचेंगे, हाईएस्ट बिडर को आप बेचेंगे।
ऑक्शन इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी, यानी कि जो ऑक्शनियर होते हैं वो आपके एजेंट्स होते हैं, वो आपके बिहाफ में गुड्स बेचते हैं बाय इनवाइटिंग बिड्स। तो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, बिड्स ऑफर होते हैं और फॉल ऑफ हैमर उसका एक्सेप्टेंस होता है। अगर ऑक्शन में आप लॉट में सेल कर रहे हो तो एवरी लॉट विल हैव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एवरी लॉट का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे कंप्लीट होगा? बाय फॉल ऑफ हैमर, बिकॉज फॉल ऑफ हैमर इज एज गुड एज एक्सेप्टेंस, या और एनी अदर कस्टमरी मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कभी कभी सर सेलर रिजर्व द राइट टू बिड ऑन द हिज ओन गुड्स, बट उसके लिए आपको अपना एडवर्टीजमेंट पहले से उस हिसाब से देना पड़ेगा दैट सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया और फिर भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीड कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड हो जाएगा एंड इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। रिजर्व प्राइस इज द बेसिक प्राइस अपसेट प्राइस बिलो विच द गुड्स विल नॉट बी सेल्ड। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब आप अपने लोगों को बैठा के झूठ मूठ की बिडिंग करवा रहे हो, तो सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाय फ्रॉडलेंट नेचर एंड हेंस विल बी वॉइडेबल। तो आप बायर चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है। सर इफ देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट विल हैपन? So if there is an increase in the tax, buyer will be bearing the cost. If there is a decrease in the tax, buyer will enjoy the benefit. So whether there is a benefit or loss, whatever it is, buyer will be the one. If nothing is given in the contract, buyer will be the one bearing the same. So this brings us to the end of सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हमने 2 घंटे में ये एक्ट पूरा रिवाइज किया है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको रिवीजन से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप रेगुलर क्लासेस में, लक्ष्य में या फ्री क्लासेस आपने जहां से भी देखा है आप इन्हें देखकर रिवाइज कर सकते हैं। आई होप ये क्लास तो भी टाइम पे चालू हो जाए, नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई, ये बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, इन्हें कभी कभार वक्त लग जाता है। तो जब भी ये लाइव होंगे आपको इंटीमेट कर दिए जाएंगे, आप प्लीज़ उन्हें जाकर देखना या आप चैनल बीच बीच में आकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ प्रीमियर वीडियोस को रिस्पेक्ट करिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमारे परफॉर्मेंस के लिए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस के लिए आप प्लस ले सकते हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस के लिए आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। दोनों के प्लान्स आपके सामने है, 3, 6, 12, 24 मंथ, 6, 12, 24 मंथ, दोनों जगह सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कॉम्बो प्लान्स भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सी आदर्श का स्पेलिंग देख लेना, CAADARSH। Don't forget to tag us at #CA Bahubali team. Thank you so much. God bless you all. Lots of love. Take care. See you in the next one. Bye bye everyone. Take care. अगली वीडियो में मिलते हैं।